हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2019 के टेस्ट बुकलेट कोड P1। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire become L plus L. The elastic potential energy in the extended wire is। तो हमारे पास एक वायर है और उस पर हमने एक मास m सस्पेंड किया हुआ है बाय लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ। इसकी लेंथ कितनी L। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम L प्लस L। तो जब इसको हैंग करवा रहे हैं तो इसमें कुछ एक्सटेंशन हो गया है। एक्सटेंशन मास लटकाने की वजह से हुआ होगा। तो रेडी जो एक्सटेंशन है इट इज गिवन कि ये है स्मॉल l। हमें बताना है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बराबर होगा जो वर्क डन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही जो वर्क डन होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो देखो यहाँ पर ना हम एवरेज फोर्स लेंगे। एवरेज फोर्स इस तरह से, एवरेज फोर्स देखो पहले कितनी फोर्स थी, 0। बाद में कितनी होगी, बाद में इस पर जो फोर्स लग रही है वो mg की वजह से लगा रहा होगा, मतलब वेट की वजह से। तो F इक्वल टू mg। तो mg, और क्योंकि दो फोर्स है, एक 0 और एक mg, और डिवाइड बाय 2, ये एवरेज फोर्स हम लेंगे, यानी कि mg अपॉन में 2। ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना कितना हुआ है, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो l के बराबर है, स्मॉल l के। तो फोर्स कितनी, mg अपॉन 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, l। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा mg l अपॉन में 2। ध्यान रखना mg स्मॉल l है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। सेकंड क्वेश्चन है, अ मास m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड वेल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। द वायर इज मोस्टली लाइकली टू ब्रेक व्हेन। तो देखो इसमें केस ये है कि मान लीजिए इस तरह से एक मास है m और इसको हम वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करवा रहे हैं इस तरह से। तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो हम इसमें ये पूछा थे कि ये जो स्ट्रिंग है कब टूट सकती है। व्हेन द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट, द वायर इज हॉरिजॉन्टल, द मास इज एट लोवेस्ट पॉइंट, इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। तो आपको ये बताने कि इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर ये जो मास है स्ट्रिंग से अलग हो पाएगा, उसकी संभावना है। तो देखो ये वहां पर टूटेगा, वहां पर अलग होगा जहां पर टेंशन मैक्सिमम होगी। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जब ये मास इस पर लटका हुआ है और जब ये इस पर घूम रहा है तो टेंशन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। अगर हमें ये पता चल गया कि टेंशन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, फिर हम बता सकते हैं कि ये कहाँ पर टूटेगा। तो एक काम करते हैं, उसके लिए मैं टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, मतलब डिटेल में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बाद में मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा। तो मान के चलते हैं कि लेट हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जब ये है तो इनिशियल वेलोसिटी दी है u। अब आफ्टर सम टाइम लेट ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया है, ये इसकी दूसरी लोकेशन है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो लेट ये h हाइट ऊपर चले गया है, स्मॉल h हाइट ऊपर आ गया है ये इस तरह से। ठीक है। और ये वर्टिकल से इस पॉइंट से लेट थीटा एंगल बना रहा है। मुझे टेंशन का फॉर्मूला फाइंड करना है कि टेंशन कितनी लगेगी इस पर। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि जब ये h हाइट ऊपर गया है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। मान के चलते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी u है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी लेट से इसकी v हो गई है। तो इस पॉइंट पर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ लेट से पॉइंट p। तो p पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी u के टर्म में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसके लिए आप अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी टोटल एनर्जी होगी और यहाँ पर जितनी भी टोटल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पॉइंट को मान लेते हैं कि ये लोअर पॉइंट है L, एट पॉइंट L विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। तो देखो इनिशियली हमने इसको u वेलोसिटी दी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर प्लस
यहाँ पर हम ना इस पॉइंट के रेफरेंस में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट के रेफरेंस में, तो यहाँ पर तो हाइट जीरो हो गई, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि mgh होता है। अब v पॉइंट पर, मतलब p पॉइंट पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू में h हाइट है। मुझे क्या पता करना है कि इसकी v की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, v को आप यहाँ पर ले आइए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एच इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। पहले तो सब में से m हटा दो, m तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा कॉमन लेकर के, और ये आ जाएगा यू स्क्वायर, और मैं 2 का एलसीएम ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2gh अपॉन में 2 और इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर माइनस के 2gh, या फिर v इक्वल टू आ जाएगा रूट u माइनस 2g इंटू में h। तो ये वेलोसिटी आ गई p पॉइंट पर। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे टेंशन किसी भी पॉइंट पर आसानी से पता चल जाए। हालांकि जब आप एग्जाम्स में कर रहे होंगे वो सब आपको पहले से पता होनी चाहिए, इतना टाइम हम वहाँ पर नहीं एज्यूम करेंगे, नहीं लगाएंगे। तो वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब टेंशन इस पॉइंट पर कितनी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये मास इसके साथ घूम रहा है तो देखो टेंशन इसकी रहेगी अपवर्ड इस तरफ, ये टेंशन हो गई। और जब ये मास यहाँ पर है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो देखो उसका जो वेट कंपोनेंट होगा वो mg नीचे की तरफ होगा। अब इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो जो टेंशन को बैलेंस करेगा तो वो होगा मान लीजिए इस तरफ, और ये एंगल जैसे थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा mg कोस थीटा, mg कोस थीटा। ठीक है, एक और कंपोनेंट होगा इसका, जैसे इस पॉइंट पर वेलोसिटी इसकी इस तरफ होगी v, इस तरफ एक कंपोनेंट होगा जिसको हम लिख सकते हैं mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। फिलहाल ये देखो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन ऊपर की तरफ है, mg cos थीटा इस तरफ है। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि t माइनस mg cos थीटा, जो नेट फोर्स होगी ये बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन में r रेडियस। ठीक है, तो इसमें स्ट्रिंग की लेंथ आप l ले सकते हैं, तो mv स्क्वायर अपॉन l हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन इक्वल टू आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में l प्लस में mg कोस थीटा। अब यहाँ पर आप ये जो वेलोसिटी v की वैल्यू थी यहाँ पुट कर लेते हैं, t बराबर आ जाएगा t इक्वल टू m अपॉन में l इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर माइनस 2gh और प्लस में mg कोस थीटा। थीटा हमने वर्टिकल से एंगल माना हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारा टेंशन का फॉर्मूला एंगल के टर्म में आ गया है। अब जो ऑप्शन है ना हाईएस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल, लोवेस्ट पॉइंट, ये 60 डिग्री, अब हम यहाँ पर एंगल की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे टेंशन कितनी आ रही है। तो अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पर कंसीडर करूँ कि टेंशन कितनी होगी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो देखो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब कि पार्टिकल यहाँ पर आ चुका है, और जब ये यहाँ पर आएगा तो ये जो पूरा एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 180। तो हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो टेंशन कितना हो जाएगा m अपॉन में l यू स्क्वायर माइनस 2g। अभी जो हाइट होगी ये जब पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो टोटल हाइट जो होगी इस पार्टिकल की यहाँ से मेजर करने पे वो आ जाएगी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल या 2 टाइम्स l। तो 2l आप उसको लिख सकते हैं प्लस mg कोस 180 डिग्री की वैल्यू, कोस 180 डिग्री। तो t इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन में l यू स्क्वायर माइनस 4gl, और यहाँ से आएगा माइनस के mg, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस mg। इसी को आप ये भी लिख सकते हो m यू स्क्वायर अपॉन में l माइनस ये कितना हो जाए m, l से l कैंसिल आउट होगा तो माइनस के 4mg और माइनस के एक ये भी है mg, जिसको हम लिख सकते हैं m यू स्क्वायर अपॉन में l माइनस 5mg। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन आ गई है m यू स्क्वायर अपॉन l माइनस के mg। अब ये तो हुई हाईएस्ट पॉइंट की बात, बाकी जो पॉइंट है उस पर भी हम देखेंगे कि कितनी टेंशन आ रही होगी।
तो देखो, अब अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूं, टी एल लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पर एंगल जब भी लोएस्ट पॉइंट पे, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और हाइट कितनी होगी 0। तो लोएस्ट पॉइंट पर ये फॉर्मूला इस तरह से आ जाए, टेंशन एम अपॉन में एल यू स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि हाइट 0 है, प्लस एम जी और कोस 0 डिग्री, ये लोएस्ट पॉइंट के लिए कर रहे हैं। तो टी एल एम अपॉन में एल यू स्क्वायर प्लस एम जी आ जाएगा। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एम यू स्क्वायर अपॉन में एल प्लस में एम जी। तो देखो यहाँ पर एम यू स्क्वायर अपॉन एल -5 mg है, और यहाँ पर कितना है प्लस एम जी। तो आप इन दोनों ही पॉइंट में कंपेयर करो, तो जो लोवेस्ट पॉइंट है उसमें टेंशन सबसे ज़्यादा होगी लोवेस्ट पॉइंट पर, क्योंकि बाकी एंगल भी आप अगर लोवेस्ट पॉइंट पर हमने देखा, अगर आप हॉरिजेंटल लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाए 90 डिग्री। चलो मैं हॉरिजेंटल के लिए भी दिखा देता हूँ, हॉरिजेंटल पॉइंट के लिए। हॉरिजेंटल के लिए फॉर्मूला होगा टेंशन का यही एम, मैं इसको मार्कर चेंज कर देता हूँ। हॉरिजेंटल के लिए हम एंगल लेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो m अपॉन में l यू स्क्वायर माइनस 2g। अब हाइट कितनी हो जाएगी, तो जब ये यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी वो लेंथ के बराबर होगी, तो हाइट को हम ले लेंगे l, ठीक है, हाइट को l लिया, प्लस एम जी कोस 90, एम जी कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो हॉरिजेंटल पॉइंट पर कितनी आएगी एम यू स्क्वायर अपॉन में एल माइनस 2mgl। तो देखो यहाँ पर तो अभी भी ज़्यादा ही ना, यहाँ पर प्लस mg आ रहा है और यहाँ पर -2mgl आया है, तो अभी भी तीनों हमने देखा, तो कहाँ पर ज़्यादा आया लोएस्ट पॉइंट पर। आप 60 डिग्री रख करके देखेंगे तो भी टेंशन इससे तो कम ही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेंशन है वो मैक्सिमम कहाँ पर आएगी, जब ये पार्टिकल मिनिमम पॉइंट पर होगा या लोवेस्ट पॉइंट पर होगा, तो वहीं पर उसके टूटने की सबसे ज़्यादा चांसेस भी होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक इज व्हेन द मास इज एट लोवेस्ट पॉइंट, क्योंकि वहीं पर हमने देखा कि टेंशन सबसे ज़्यादा आ रही है, जहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होगा उसको टूटने का। तो ये सही आंसर होगा। तो हमने क्या करा, पहले टेंशन का एक फॉर्मूला बनाया जिसमें एंगल और लेंथ आ रही थी, उसके हिसाब से हमने अलग अलग पॉइंट पर टेस्ट किया, जहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा मिली वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होगा उसके टूटने का। वैसे डायरेक्ट ध्यान रखना, जो टेंशन होगी वो लोवेस्ट पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होती है। मिनिमम कहाँ होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर, ये भी आप ध्यान रखना। और जब आप टेंशन मतलब डिफरेंस लोगे, देखो अगर आप TL माइनस TH करोगे, मतलब लोएस्ट पॉइंट की जो हाईएस्ट पॉइंट से डिफरेंस लोगे टेंशन का, तो वो हमेशा आता है 6 mg के बराबर। 6 mg, मतलब आप ये करके देख सकते हो इन दोनों को। तो बस आप ध्यान रखना कि लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होती है वर्टिकल सर्कल में, और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटा एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ पाथ कितना होगा वो बताना है। तो देखो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो होती है सर्कुलर। अब जब वो पार्टिकल सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री कवर कर रहा है, तो उसका कुछ रेडियस भी होगा। तो जो रेडियस का फॉर्मूला होता है पार्टिकल का, वो होता है R = mv अपॉन में q × b। m इज मास ऑफ पार्टिकल, v इज इट्स वेलोसिटी, q इज चार्ज एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम रेडियस हाइड्रोजन के लिए लिखें, देखो पहली बात एक और चीज़ इसमें हाईलाइट करने वाली है, सेम मोमेंटम, यानी कि जो पार्टिकल है दोनों ही उनका मोमेंटम सेम है ईच का। तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है, तो P अपॉन QB, रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंटम अपॉन में QB। अब क्योंकि मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, तो जो रेडियस है वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा उनके चार्ज पर, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा तो इसके लिए हो जाएगा P अपॉन में चार्ज E और B, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बस अपोजिट डायरेक्शन बताएगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और अल्फा पार्टिकल के लिए P अपॉन में, देखो अल्फा पार्टिकल को कैसे डिनोट करता है 2He4 से, यानी इसका चार्ज 2 टाइम्स होता है।
तो हम अल्फा पार्टिकल के लिए लिख लेंगे P अपॉन में ट्वाइस ऑफ E इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको इनका रेशो लेना है तो RH अपॉन आर अल्फा। वैसे आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, जैसे RH अपॉन अल्फा लिख रहे हो और चार्ज इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा चार्ज हाइड्रोजन का और यहाँ पर आएगा चार्ज अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है 2 और हाइड्रोजन का कितना है, मतलब 2 टाइम्स E लिख सकते हो, और हाइड्रोजन का कितना E। तो E से E तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RH रेशो R अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, वैसे भी आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, मतलब 2:1 आंसर आएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो बस आपको रेडियस ध्यान रखना, यहाँ पर मोमेंटम सेम है इसलिए हमने P अपॉन Q भी लिख लिया है। अगर मोमेंटम सेम नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी सेम होती, तब अलग आंसर आता, क्योंकि फिर हमें मास भी कंसिडर करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, बॉडी A of mass 4m moving with speed u collide with another body B of mass 2m at rest. The collision is head-on collision and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by कोलाइडिंग बॉडी ए। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। मैं इसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है विद द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स दोनों का मास m1 m2 डिवाइडेड बाय उनका जो मास है उनका एडिशन, यानी कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना यह है फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वो होगा 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखो 4, एक बॉडी का मास कितना है 4m है, दूसरी बॉडी का मास कितना है 2m अपॉन में m1 कितना है 4m प्लस m2 कितना है 2m, इसका स्क्वायर करना है। तो 4 इंटू में 4 इंटू में 2 इंटू में m का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, तो 36 m का स्क्वायर, m के स्क्वायर से m का स्क्वायर हटा दो, तो इसी को आपको सोल्व करना है। ये कितना आ जाएगा 9, तो 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। तो ये फॉर्मूला काम का है काफ़ी ज़्यादा, 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when the light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on the screen 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए पहले हम apparatus पूरा एक्सपेरिमेंट को हम एयर में कर रहे थे, वैक्यूम में कर रहे थे, उसके बाद पूरा apparatus को एज अ होल बिना कुछ और चेंज किए हम उसको वाटर में ले गए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो वाटर में जाने के बाद जो उसकी एंगुलर विड्थ होगी वो कैसे चेंज हो जाएगी ये हमें बताना है। तो पहले मैं आपको लीनियर विड्थ की बता देता हूँ। बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब जब एपरेटस को आप, ये तो एयर में हो गया बात, जब आप एपरेटस को आप किसी मीडियम में ले जा रहे हो तो बीटा चेंज हो करके देखो, एक्चुअली वहाँ पर लैम्डा जो होता है मतलब वेवलेंथ वो 1/μ टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पर इसको आप ऐसे लिखोगे लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और या फिर यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा डैश, और क्योंकि जो वेवलेंथ होगी वो इनिशियल वेवलेंथ के 1/μ टाइम्स होगी, तो अब ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब जो लीनियर विड्थ है वो जितनी भी पहले थी उसका 1/μ टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, और सेम केस होगा एंगुलर विड्थ के भी साथ। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है एक्चुअली थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन में कैपिटल डी। अब कैपिटल डी तो यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे, कैपिटल डी क्या होता है स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी, तो यहाँ पर कैपिटल डी को चेंज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बीटा को चेंज कर रहे हैं, मतलब बीटा खुद चेंज हो जा रहा है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो थीटा की वैल्यू मतलब मीडियम में वो कितनी हो जाएगी, जितनी भी पहले थी, मान लो पहले थी थीटा नोट, तो जितनी भी पहले थी उसका 1/μ टाइम्स, क्यों, क्योंकि बीटा भी तो 1/μ टाइम्स हो गया और थीटा एंगुलर विड्थ डायरेक्टली म्यू बीटा पर डिपेंड कर रही है। तो जो नई एंगुलर विड्थ होगी वो 1/μ टाइम्स होगी जो भी पहले रही होगी। तो थीटा विल बी इक्वल टू थीटा नोट कितना है हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। ठीक है, तो आ जाएगा 3 इंटू में 0.2 डिवाइड बाय 4,
जिसकी वैल्यू आएगी 0.15 डिग्री। तो बाकी सब की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो 1/μ टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डिक्रीज हो गई 0.15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज। पहले मैं आपको एडी करंट बता देता हूँ। देखो, एडी करंट किसी मेटल में जनरेट होता है जब वो मेटल ऑसिलेट कर रहा हो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो उसके अंदर एक तरह का व्हिरलपूल टाइप एक एडी करंट आ जाता है। इस एडी करंट की बहुत फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में एडी करंट कहाँ पर यूज नहीं होता वो बताना है। तो देखो, इंडक्शन फर्नेस में क्योंकि चीज़ों को गर्म करना होगा तो वहाँ पर हम एडी करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते भी हैं। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन में भी एडी करंट का इस्तेमाल होता है ट्रेन को रोकने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी एडी करंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर में एडी करंट का इस्तेमाल नहीं होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक हीटर काम करता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर ये काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, इलेक्ट्रिक हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोप बबल हैविंग रेडियस 1 मिलीमीटर is blown from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10 की power minus 2. The pressure inside the bubble equals at a point Z naught below the free surface of the water in container. G की वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर और Z नॉट, मतलब G और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, Z नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए इस तरह से एक कंटेनर है और उसके कुछ हाइट नीचे, मतलब यहाँ से तो हम डेप्थ भी बोल सकते हैं Z नॉट। तो यहाँ पर एक सोप बबल है। अब जो ये सोप बबल है इसमें इस नीचे मतलब Z नॉट डेप्थ नीचे जो प्रेशर होगा वो इसके एक्सिस प्रेशर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना है Z नॉट की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर हम दोनों प्रेशर को इक्वेट कर देंगे। जो एक्सिस प्रेशर होता है इनसाइड द बबल, एक्सिस प्रेशर inside the bubble that will be equal to 4 times surface tension upon में radius of the circle, radius of the sphere। ठीक है, और इसके अलावा जो इस पर गॉस प्रेशर होगा हाइट की वजह से, गॉस प्रेशर, तो वो इक्वल होगा रो जी और कितनी डेप्थ नीचे ये है, यानी कि रो जी, वैसे रो जी एच होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम ले लेंगे रो जी जेड नॉट। ठीक है, अब दोनों प्रेशर को हम इक्वल पुट करेंगे, यानी कि 4s अपॉन आर को हम इक्वल पुट करेंगे रो जी जेड नॉट। दोनों ही तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप ऐड कर सकते हो बट वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जेड नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड नॉट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन में रेडियस ऑफ द स्फीयर अपॉन में डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब जिसमें वो है, इनटू में जी, और जी मतलब 9, जी हमें गिवन है 10। बस ये सब वैल्यू रखनी है। 4 टाइम्स सरफेस टेंशन कितनी है हमारे पास, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर, लेकिन 1 मिलीमीटर को आप चेंज कर लीजिए 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर में, ऐसा यूनिट में सब चीज़ें रखो। डेंसिटी कितनी है 10 टू द पावर 3 और जी की वैल्यू है 10। तो बस आपको इसको सोल्व करना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे सो विल गेट वैल्यू 1 सेंटीमीटर आफ्टर चेंजिंग इट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपने ये तो पढ़े होगा विब की ओर, तो इन चारों में से किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी वो बताना। तो आप ये ध्यान रखो, विब की ओर में जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी रेड कलर की। इसमें ये तो पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रेड कलर। अगर मिनिमम वेवलेंथ पूछे तो मिनिमम वेवलेंथ होगी वॉयलेट की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रेड से वॉयलेट की तरफ जाते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वॉयलेट की, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेड की। तो ये भी तो पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी प्रिपेयर करें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो इस तरह से एक डिस्क है जो कि रोल कर रही है।
Its center of mass has a speed of 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट. तो जब ये इसकी जो स्पीड है सेंटर ऑफ मास की वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसको रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो यहाँ अब हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. जब भी वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी की बात हो रही हो, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचो, जो कि ये कहता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा वर्क डन के बराबर होगी. तो यहाँ पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखूं, तो जब ये रोल कर रहा है तो इसमें दो तरह की एनर्जी होगी, दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी. एक तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और एक रोटेशन मोशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को आप सिंपल लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर. लेकिन ओमेगा को मैं वी में कैसे लिख सकता हूँ, तो वी इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू में रेडियस आर. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में लिख रहा हूँ वी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर एक्सिस से जो होता है वो होता है 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा को मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ वी अपॉन में आर. तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर. अब एल्सियम ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 4 एल्सियम, तो यहाँ पर आएगा 2 एम वी स्क्वायर प्लस 1 एम वी स्क्वायर, जिसको आप 3 एम वी स्क्वायर अपॉन 4 भी लिख सकते हैं. ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई है. ठीक है, ये वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. बट क्योंकि यहाँ पर इसमें बोला गया है कि इसको स्टॉप करना है, स्टॉप करना है, तो इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब बॉडी रुकी गई तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी होगी भी नहीं. तो जो वर्क डन होगा वो बराबर आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, क्योंकि फाइनल जीरो है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और हमने कितने निकाली 3/4 एम वी स्क्वायर, डेट विल बी वर्क डन. यानी कि 3/4 मास कितना है ऑब्जेक्ट का है 100 kg. वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके इंटू में स्क्वायर. तो बस आपको इसको सोल्व करना है. तो जब आप इसको सोल्व करोगे सो वर्क डन आएगा 3 जूल. so that will be your आंसर. तो हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा 3 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय y इक्वल टू a नॉट a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t. द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी. कितना होगा, तो देखो ये पहले ना आप इसको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट को y माइनस a नॉट एंड दैट विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t. अब हमें क्या लिखना है एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का. तो देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा मतलब फेज डिफरेंस. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, तो इसका कितना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab. अब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है cos थीटा और sin थीटा में, वो होता है 90 डिग्री. तो cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो r की वैल्यू आएगी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा. वैसे डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ. देखो a नोट यहाँ पर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है. तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेशन वो सिर्फ इन दोनों की वजह से होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना. तो a sin ओमेगा टी और b cos ओमेगा टी में फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का. तो सिर्फ डायरेक्टली आप रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इच. यानी कि हमारे पास दो इक्वी कॉन्वेक्स फोकल लेंथ है जिनको हम कोएक्सियली
रख रहे हैं एक साथ कांटेक्ट में और जिसके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है f1, व्हेन द स्पेस बिटवीन टू लेंसेज इज फिल्ड विद ग्लिसरीन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ इज f2। तो आपको बताना है रेशो f1 रेशो f2 कितना होगा। तो देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास दो लेंस है, कौन से, कॉन्वेक्स, एक ही कॉन्वेक्स बोले तो इनकी जो फोकल लेंथ है वो सेम है। तो ये मान लीजिए इस तरह से रखे होंगे। अब जब देखो मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है, मतलब मैं एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ। जब भी दो लेंस रखे हुए हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अगर और भी रखें तो इस तरह से हम रेसिप्रोकली ऐड करेंगे उनको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर जब ये दोनों लेंस रखे हुए हैं तो इनकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दी हुई है वो f1 है। अभी जो f1 है वो किसके बराबर होगी। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब भी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में एक्स को मैंने थोड़ा ऐसे बना दिया है तिरछा। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा रहती है पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की, अब लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ का यही रहता है फंडा। कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ रहती है नेगेटिव। ठीक है, मिरर में भी ऐसे रहता है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव। तो यहाँ पर ये दोनों की जो फोकल लेंथ है वो बराबर है एफ के, और दोनों की जो नेट फोकल लेंथ आएगी वो 1/f1 गिवन है। अब ये किसके बराबर होगी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसका मतलब 1/f प्लस 1/f, जिसको आप लिख सकते हैं 2/f। ठीक है, तो 1/f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/f, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f/2। अब सेकंड केस में ये हो रहा है कि ये जो दोनों लेंस थे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इसके बीच में ग्लाइसरीन मिला दी जा रही है। और जब ये ग्लाइसरीन मिलाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो क्या चेंज होगा कॉम्बिनेशन में, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं पहले। तो देखो जब यहाँ पर ग्लाइसरीन मिला रहे हैं तो ग्लाइसरीन पूरा इस तरह से फिल करेंगे ऐसे। तो आप ये देखो कि एक कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन बीच में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, मतलब जैसे आपने ग्लाइसरीन डाली सो इट विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस, मतलब बीच में एक कॉनकेव लेंस हो रहा गया है। अब ये जो ग्लिसरीन कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रही है, इस ग्लिसरीन का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, एफ के ही बराबर होगी, लेकिन क्योंकि कॉनकेव है तो माइनस एफ के बराबर होगी। अब यहाँ पर तीन लेंस हो गए, एक कॉन्वेक्स, फिर दूसरा कॉनकेव और फिर से कॉन्वेक्स। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना दे रखा है, 1/f2 गिवन है, मतलब वो f2 गिवन है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना है, f2। अब ये बराबर होगा 1/f, फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद है कॉनकेव लेंस तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी 1/f। फिर इसके बाद है कॉन्वेक्स लेंस तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/f। अब माइनस और ये प्लस, तो ये तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉम्बिनेशन, तो बचेगा कितना, सिर्फ 1/f, यानी कि f2 की वैल्यू कितनी आ गई, f। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है f1/f2, f1/f2। तो ये तो आ गया f/2 f1, और f2 कितना है, f के बराबर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं f/, मतलब ये यहाँ आएगा तो f/, ट्वाइस ऑफ f से f कैंसिल, तो f1/f2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमारा, हमें तो रेशियो चाहिए तो वो आ जाएगा 1:2। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू। मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस फिल है और इस कंटेनर का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज जब आप कर रहे हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर एक्चुअली एक टर्म होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। अब इंटरनल एनर्जी किसकी एनर्जी, जो इसके एटम्स होंगे गैस के मोलिक्यूल, उनकी एनर्जी। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये बहुत फास्ट मोशन में आ जाएंगे, यानी कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं, और वैसे भी एक फॉर्मूला ये भी होता है, U=N/2 FRT। एन यहाँ पर मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर मतलब जो सही आंसर होगा वो होगा इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन 2 सही होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। मास तो देखो इंक्रीज करेगा नहीं टेम्परेचर बढ़ाने पर, मास तो कांस्टेंट रहता है।
वो सिर्फ मास तब चेंज हो सकता है जब आप बहुत तेजी से मूव कर रहे हो स्पीड ऑफ लाइट के नियर अबाउट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो अगर आप ये देखो यहाँ से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तो प्रेशर बढ़ेगा ना, डिक्रीज थोड़ी ना होगा। और डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस नहीं, देखो जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मोलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, यानी कि उनका सेपरेशन तो और ज़्यादा इंक्रीज होगा ना, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। जब भी पोटेंशियल और डी ब्रोगली की बात हो रही है ना इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये फॉर्मूला आपको सोचना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ वी, और ये एंगस्ट्रॉन में होता है। तो लैम्डा 12.27 और रूट ऑफ वी का मतलब ये आपको रूट में लेना है 10,000। जब आप इसको सोल्व करेंगे सो विल गेट 12.27 इंटू 10 टू द पावर, मैं इसको चेंज करके बता रहा हूँ सीधा माइनस, क्योंकि यहाँ पर मीटर में पूछा है तो -12 मीटर आएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। वी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर रोड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रोड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रोड इज। आपको अल्फा कॉपर का और अल्फा एल्यूमिनियम का गिवन है, तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रोड कितनी होगी ये बताना है। तो देखो जो चेंज इन लेंथ होता है किसी भी वायर में, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हो, जो चेंज इन लेंथ है वो एक तो इस पर डिपेंड करता है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, और इस पर डिपेंड करता है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना रहा होगा। ठीक है, फिर हम इन दोनों को हटा करके अल्फा पुट कर लेते हैं डायमेंशनलेस एज अ कांस्टेंट, तो डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये फॉर्मूला रहता है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो दोनों लेंथ में एक्सटेंशन हो रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो लेंथ होगा दैट विल बी, मतलब कॉपर में जो चेंज इन लेंथ होगा और एल्यूमिनियम में जो चेंज इन लेंथ होगा उसको हम इक्वल पुट इसलिए करेंगे कि दोनों ही चीज़ें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि कॉपर के लिए जब मैं लिखूंगा तो अल्फा एल लूंगा, यानी कि अल्फा ऑफ कॉपर इंटू में लेंथ ऑफ कॉपर, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो दोनों में सेम है या वो डिपेंड नहीं कर रहा चेंज इन लेंथ, और यहाँ पर हम लेंगे अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू में लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये रिलेशन यूज करके हम निकालेंगे लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम मेटल हो जाएगी अल्फा ऑफ कॉपर इंटू में लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइड बाय अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। ये अल्फा क्या है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब ये हमें वो वैल्यू बताता है कि पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कितना लेंथ में चेंज आएगा। तो देखो अल्फा कॉपर कितना है, वो है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 इंटू लेंथ ऑफ कॉपर 88 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का अल्फा है 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5, तो इससे कैंसिल कर दीजिए। तो जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट आंसर 68 सेंटीमीटर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पिक आउट द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट रेनबो। देखो रेनबो के ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला, when the light ray undergoes two internal reflection in water drop a secondary rainbow is formed। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है, जब भी 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा TIR होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो एक सेकेंडरी रेनबो फॉर्म हो जाता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन, द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स इन द सेकेंडरी रेनबो, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और आप इनको नोट भी करें जो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सेकेंडरी रेनबो जब बनता है तो ऑर्डर ऑफ कलर रिवर्स हो जाता है, वैसे तो विबग्योर होता है फिर रोएबिगिव हो जाता है। थर्ड है, एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन इज फ्रंट इज टुवर्ड द सन। तो देखो ये सरासर गलत स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आप रेनबो को तब देख पाते हो जब आपकी बैक सन की तरफ हो।
ना कि आपका फ्रंट सन की तरफ हो। तो हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए थी ना, वो हमें मिल गई। तो आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन 3। बट 4 देख लो, रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो बिल्कुल सही बात है, जब रेनबो बनता है तो आप 7 कलर देखते हो, यानी कि उसमें डिस्पर्जन हो रहा है। फिर जब लाइट रे एंटर करती है एयर से ड्रॉप के अंदर, तो वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। और फिर उसके अंदर टी आर भी तो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, रेनबो में 3 फिनोमिना हो रहे हैं, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रेनबो कब दिखेगा? जब आपकी बैक सन की तरफ हो। दूसरा, सेकेंडरी रेनबो तब बनता है जब 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा हो। और जब भी सेकेंडरी रेनबो बनेगा तो ऑर्डर कलर का रिवर्स हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने रेनबो के बारे में सीखी है इस एक सिंगल क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप अर्थ के सरफेस पर हो, तो आपका जो वेट है जो कि mg के बराबर होता है वो 200 न्यूटन गिवन है। अब आगे बोलो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो मान लो सेंटर ऑफ अर्थ ये है, जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, लेकिन जब आप इसके जस्ट हाफ पर हो, यानी कि जो पूरा रेडियस होगा, जो डेप्थ है, वो डेप्थ इसके रेडियस के हाफ के बराबर है। तो जो d है उसकी वैल्यू कितनी है? r/2। मतलब आप जो वेट मेजर कर रहे हो वो कहाँ पर मेजर कर रहे हो? जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से इतना नीचे चले गए हो कि आपकी जो डेप्थ है वो रेडियस ऑफ अर्थ के हाफ हो गई है। तो ये बताना है कि वहां पर वेट कितना होगा, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मान लीजिए कितना वेट होगा वो आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसका जो वेट होगा W डैश, देखो मास तो चेंज नहीं होगा जब वो नीचे जा रहा है, हाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। तो हमें ये पता करना है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने की वजह से कितना वेट में चेंज आएगा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है G डैश इक्वल टू G1 माइनस डी अपॉन में R। तो ये फॉर्मूला तब हम इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी अर्थ में, मतलब किसी भी प्लेनेट के डी डेप्थ नीचे जा रहे हो, तो जो चेंज इन ग्रेविटी एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा G डैश इक्वल टू G1 माइनस डी अपॉन R। अब दोनों तरफ अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट बन जाएगा ना mg1 माइनस डी अपॉन R। तो हमें यही तो पता करना है, यही तो हमें पता करना है कि वहाँ पर वेट कितना होगा। वो बराबर होगा जो वेट सरफेस पे था मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी अपॉन R। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ वेट at depth d इक्वल टू r/2 विल बी इक्वल टू वेट, जो भी उसका वजन है, वेट एट सरफेस मल्टीप्लाई 1 माइनस डी अपॉन में r। तो ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रखना। अब सरफेस पर वेट कितना है, वो 200 न्यूटन। 1 माइनस डी की वैल्यू आप क्या रखेंगे? डी की वैल्यू है r/2, r/2 और नीचे क्या r। अब r से r कैंसिल, तो ये आ जाएगा 200 और 1 माइनस 1/2, यानी कि 1 में से हाफ माइनस करो तो हाफ बचेगा। तो 200 1/2 यानी कि ये आ जाएगा 200 का आधा 100। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 400 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सिमिलर बल्ब आर कनेक्टेड एज shown in figure with a DC source of EMF E as and 0 internal resistance. The ratio of the power consumption by the bulb when all are growing. Second, in the situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing will be. तो हमें यहाँ पर दो अलग केस दिए हुए हैं, उन दोनों केस में हम निकालेंगे पावर, और उसका पावर का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो पहले केस में तो ये कि सारे बल्ब जल रहे हैं। अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये लाइन इस तरह से खींची हुई है, इसका मतलब ये तार एक साथ कनेक्टेड है इन सबसे। तो इधर के तीनों को जब आप देखोगे तो ये तीनों आपको किस में दिखेंगे? पैरेलल में। ऐसे यहाँ के तीनों बल्ब वो दिखेंगे आपको पैरेलल में। ठीक है, और ये सिमिलर बल्ब है, तो इसका मतलब इन सभी का जो रेडियस रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा क्योंकि सिमिलर है। ठीक है, अब ये 3 पैरेलल और ये 3 पैरेलल, तो देखो इन तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, देखो मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ पैरेलल के लिए और सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, मतलब रेसिप्रोकली आपको सबको ऐड करना होता है।
जबकि सीरीज में जो फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का वो सिंपल होता है R1 + R2 + R3 जितने भी हो डायरेक्टली ऐड करना है। दूसरा मैं फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करूंगा पावर इक्वल टू V²/R, ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम सॉल्व करते वक्त। अब पहले जब सभी बल्ब जल रहे हैं तो देखो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, और फिर हम उसको वोल्टेज कितनी है हमारे पास E के बराबर, फिर हम इसको क्या करेंगे E²/आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले पूरा कितना होगा जब सभी बल्ब जल रहे हैं तब की बात है ये। तो जब आर इक्विवेलेंट देखो ये आर ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तो इन तीनों का जो रेजिस्टेंस आएगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आर पी वो आएगा 1/R + 1/R + 1/R, यानी कि आप इसको 3/R लिख सकते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, आर पी 3/R का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि R/3। ऐसे जब आप इधर का सोल्व करोगे इन तीनों को मिला करके वो भी कितना आएगा, R/3। लेकिन ये तीनों और ये तीनों इनका जो कॉम्बिनेशन आ गया, मान लीजिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ये R/3 और इधर वाला जो कॉम्बिनेशन आ गया इक्विवेलेंट उसका R/3। अब ये तीनों इस तरह से कनेक्टेड, मतलब दोनों इस तरह से कनेक्टेड होंगे और एक बैटरी होगी आपके पास जिसका EMF है E, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा R/3 + R/3, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2R/3। तो पहले केस में हमारा जो आर इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ जाएगा, 2R/3। अब फर्स्ट केस के लिए पावर निकालते हैं, तो P1 = V²/R। तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी है E, तो हम लिखेंगे E²/R इक्विवेलेंट। तो E²/R, R मतलब कितना है 2R/3, तो 2R अपॉन में जो 3 है वो 3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि जो पावर आई फर्स्ट केस में वो कितनी आ जाएगी 3E²/2R। अब सेकंड केस करते हैं। अब सेकंड केस में ये हो रहा है कि दो बल्ब सेक्शन ए के और एक बल्ब सेक्शन बी का हमें लेना है, यानी कि मैं अगर सेक्शन ए को कंसीडर करूं तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 बल्ब लेंगे सेक्शन ए में। अब मान लेते मैं ऊपर के 2 ले रहा हूँ, तो ले लेता हूँ बल्ब को, उसका रेजिस्टेंस R, और एक नीचे वाला ले लो उसका रेजिस्टेंस कितना R। ये दोनों इस तरह से कनेक्टेड है। और सेक्शन बी से, यानी कि यहाँ से सिर्फ एक बल्ब लेना है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R, और इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है हमने, बैटरी से। तो ये अब नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो फिर से हम वही करेंगे V²/R। तो ये देख लो इन तीनों की वजह से कितना आर इक्विवेलेंट आएगा। तो ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो अगर मैं आर पी देखूँ तो वो कितना आएगा, तो वो होगा 1/R = 1/R + 1/R, या फिर आर पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आप इसको करोगे तो 2/R, तो उसका रेसिप्रोकल R/2। फिर इस आर पी को आप आर के साथ डायरेक्टली सीरीज में ऐड करोगे तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा R/2, जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट है R/2, प्लस में ये अकेला है R। ये इसलिए मैंने करा है क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आएगा R/2 और R वो दोनों सीरीज में होंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि 3R/2। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब पावर निकालेंगे P2, दैट विल बी इक्वल टू E²/R। R कितना है हमारे पास 3R/2, 3R और 2 जाएगा ऊपर। अब हम निकालेंगे P1/P2। तो पावर जब सभी बल्ब जल रहे हैं अपॉन पावर जब 2 बल्ब सेक्शन ए और एक बल्ब सेक्शन बी का ग्लो हुआ है। तो P1 कितना आया था हमारे पास 3E² ट्वाइस ऑफ R, और यहाँ पर कितना है ट्वाइस ऑफ E² 3R। तो ये जाएगा यहाँ पर और ये जाएगा सबसे ऊपर, तो हो जाएगा 3E² इंटू में 3R डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R इंटू में ट्वाइस ऑफ E²। तो E² से E² कैंसिल, R से R, तो 3 3 से 9 और 2 2 जा 4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9/4, 9/4। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 4/9 भी ऑप्शन में, तो आप ऐसा मत कर देना P2/P1। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो रेशो ले लेते हैं, बस ये नहीं समझते कि किसका किससे रेशो लेना है। तो जो पहले केस है ना, पहले केस का सेकंड केस की जो पावर है, पहले केस की जो पावर है उसका रेशो हमें सेकंड केस से लेना होगा। तो आप ऐसा मत कर देना P2/P1, मैच तो हो जाएगा आंसर 4/9, लेकिन वो गलत होगा। तो सही आंसर आएगा 9/4, यानी कि 9/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे ट्राईवैलेंट क्या होता है, पेंटावैलेंट क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो पहले मैं आपको 13 ग्रुप के एलिमेंट के नाम बताऊं, तो वो होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये। और अगर मैं 14 ग्रुप के एलिमेंट लिखूं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और लेड, पीबी। और ग्रुप 15 तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एस, एसबी और बिस्मिथ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंने ने आलू गाड़े इंडिया की धरती तले। ये कार्बन ने सिलिकॉन को जर्मनी में एसन से पिटवाया। ये नील कंठ पर अक्सर सभी भाई, बिस्मिथ। बाकी आप अपना फंड भी याद रख सकते हैं कैसे भी। अब देखो, अगर आप बोरोन को लो, मतलब बोरोन और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है, तो इसकी आप कन्फिग्रेशन करो। इसका एलिमेंट नंबर होता है 5, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका 7। तो जब आप 5 का कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 और 3 ये आएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन का करोगे तो 2 पहले में आ जाएगा के में, और फिर बचे 5। तो आप ये देखो कि इसमें बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 5। तो इसलिए इन वाले ग्रुप को बोला जाता है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट। और इसमें कितने बच रहे हैं, और लास्ट वाले में 3। इस ग्रुप में जितने भी यहाँ पर एलिमेंट आप देख रहे होंगे, उन सब में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लास्ट जो ऑर्बिटल होगी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसलिए इन वालों को क्या बोला जाएगा, ट्राईवेलेंट, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, तो जब आप ट्राईवेलेंट को इम्प्योरिटी मतलब ट्राईवेलेंट को यूज करके इसमें आप डोपिंग करवाते हो, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। और जब आप डोपिंग के लिए पेंटावेलेंट का इस्तेमाल करते हो और उसमें डोप किए जाते हैं, तो उसके लिए आप को जो मिलेगा सेमीकंडक्टर उसको कहते हैं एन टाइप। एक्चुअली इसको एन टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो, जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल होंगे वो रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं वो होते हैं होल्स। तो इतनी डिस्कशन से एक चीज तो क्लियर है कि पी टाइप में कौन मेजॉरिटी में रहेंगे, होल्स। तो होल्स मेजॉरिटी यहाँ पर है और होल्स मेजॉरिटी यहाँ पर भी है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हम नहीं लेंगे एन टाइप पी टाइप के लिए। दूसरा, एंड ट्राईवेलेंट एटम आर डोपेंट और पेंटावेलेंट एटम आर डोपेंट। तो अभी मैंने आपको बताया, जब आप पी टाइप बना रहे हो तो किसकी डोपिंग करवाओगे, ट्राईवेलेंट की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, यानी कि होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राईवेलेंट एटम्स आर डोपेंट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद trivalent impurities that create deficiency of वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम होल्स कहते हैं, और वही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ट्राईवेलेंट को जब हम इंट्रिंसिक, इन सबको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, तो ट्राईवेलेंट को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपेंट करवाओगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेंगे जिसमें होल्स मेजॉरिटी में रहते हैं। और जब आप पेंटावेलेंट को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से डोप करवाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेंगे जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। तो अगर हम एसएचएम की बात करें तो एसएचएम में वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होगा। तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन, मान लीजिए अगर मैं पेंडुलम की बात करूँ तो ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, और फिर से अपनी मीन पोजीशन पर। मतलब पहले वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर गया, फिर एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम और फिर से मीन। तो इस पूरे को हम कहते हैं वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। अब जो वन कंप्लीट साइकिल में जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, वो वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। देखो, अगर आपको याद ना हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है दैट इज इक्वल टू के, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया
इनटू में टेम्परेचर ग्रेडियंट या फिर चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ या डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। हमें क्योंकि के का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, देखो ये है हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है? पावर। तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वाट। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? वाट। के एरिया की मीटर का स्क्वायर, टेम्परेचर की केल्विन, और लेंथ की मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? वॉट। और देखो मीटर नीचे आएगा और केल्विन भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये इसको आप केल्विन लिख देते हैं पूरा, केल्विन। तो थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का जो एसआई यूनिट आएगी वो आएगी वॉट मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी कि ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm rotating about its axis at the rate of 3 revolution per minute. The torque required to stop after 2 pi revolution is। तो हमें टॉर्क निकालना है और टॉर्क का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन के टर्म में होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब जैसे मान लीजिए सिलेंडर है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी एक्सिस के अबाउट वो होता है आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। अब जब ये रोटेट कर रहा है मतलब घूम रहा है, तो इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो है 3 आरपीएम। तो इस आरपीएम को पहले तो आप एसआई यूनिट में चेंज कर लीजिए, वो कैसे होगा? 3, इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी 2 पाई, मतलब रिवॉल्यूशन को रेडियन में 2 पाई अपॉन मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 6 पाई अपॉन में 60 या फिर पाई अपॉन में 10। ये इसकी यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनली क्या हो रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और जो रिवॉल्यूशन है, यानी कि हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 2 पाई रिवॉल्यूशन। अब 2 पाई रिवॉल्यूशन है, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो एक पूरे रिवॉल्यूशन में, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 2 पाई रेडियन का, ठीक है। तो हम इसमें 2 पाई रिवॉल्यूशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई रेडियन में, तो ये आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर और यूनिट क्या आ जाएगी? रेडियन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें। अब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा है, अल्फा नहीं पता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम इससे निकाल लेंगे हाफ एम आर स्क्वायर से। तो ये अल्फा कैसे निकालें? तो देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखूं तो ये आ जाता है ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल यहाँ पर ओमेगा फाइनल कितना है? 0 है। ओमेगा इनिशियल कितना है? वो है पाई अपॉन में 10 का स्क्वायर प्लस 2। अल्फा यहाँ पर नेगेटिव क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ, या फिर एक्चुअली इसको भी आप अल्फा ही लिखिए, वो नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर बॉडी फाइनली रुक रही है, तो मतलब डी एक्सेलरेशन उसमें हो रहा होगा। इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अल्फा कितना निकलेगा? तो देखो इसके लिए आप इसको इधर ले आओ, हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पर कितना था? 10 था, तो 10 का मतलब हमें ओमेगा का स्क्वायर करना है ना, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 इक्वल टू ये आ जाएगा 8 और पाई का स्क्वायर इंटू में अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 1/800। ये अल्फा आ गया, माइनस का साइन मतलब ये डी एक्सीलरेट हो रहा है इसलिए। अब टॉर्क इक्वल टू कितना है? आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारे पास? हाफ एम आर स्क्वायर, तो 1/2। मास कितना है? 2। और रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू अल्फा कितना आया? माइनस के 1/800। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आएगा? 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 16 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर मतलब 4/800। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16 इंटू में 10⁻⁻4 अपॉन में
800 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻²। और देखो ये 8 इंटू 2 मतलब यहाँ पर आएगा 2 16, तो 2 इंटू 10⁻², ऊपर जाएगी तो -4 है, -2 और आ जाएगा तो 10⁻⁻6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 सही होगा। तो फॉर्मूला क्या लगा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। एक और भी इसका मेथड हो सकता था, जैसे आप वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। और इसी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिलेशन से आप काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाल करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, यहाँ से भी आप टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स 20 + 10y acts on particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from y equal to 0 to 1. तो देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर y जो फोर्स है वो y पर डिपेंड कर रहा है, तो हम F डॉट डी वाई लिखेंगे। अब इसको हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन वर्क डन का, स्मॉल वर्क डन का W आएगा। फोर्स की इक्वेशन कितनी है, 20 प्लस में 10y मल्टीप्लाई में स्मॉल डी वाई। अब लिमिट कितनी है, 0 से 1, तो 20 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 20 डी वाई प्लस 10 को बाहर निकालो y इंटू में डी वाई। 10 कॉन्स्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर हमने लिख लिया है, लिमिट हम बाद में पुट कर लेंगे, 0 से 1 है वैसे, 0 से 1। तो 20 को भी बाहर निकालेंगे तो 20 डी वाई प्लस 10 y डी वाई। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है y की पावर n का इंटीग्रेशन होता है y की पावर n प्लस 1, ठीक है। और अगर लिमिट फिक्स है, मान लीजिए यहाँ पर लोअर लिमिट है और यहाँ पर अपर लिमिट, तो जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम लोअर लिमिट लिखते हैं और यहाँ पर अपर लिमिट, तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अभी बताता हूँ कैसे। तो देखो 20 डी वाई का इंटीग्रेशन सिर्फ y आएगा और लिमिट कितनी, 0 से 1 प्लस 10 y का इंटीग्रेशन आएगा y²/2, यहाँ पर n+1 भी होगा, y की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो ये आएगा y²/2, 0 से 1 लिमिट है। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पर y की अपर लिमिट कितनी है, 1 माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो 0 प्लस ये 10/2 है ना, इसको आप 5 भी लिख सकते हो, 5, और अपर लिमिट कितनी है y की, 1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये कितना आ जाएगा 20 यहाँ से और 5 यहाँ से, यानी कि 25 जूल हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। तो देखो घरों में जितने भी आपके स्विच बोर्ड लगे हैं उन सब पर एक कोने में अपर कॉर्नर पर एक ऐसा फ्यूज लिखा रहता है, उसको अगर आप निकाल दो तो पूरा लाइट बंद हो सकती है उस पर्टिकुलर बोर्ड से। तो फ्यूज के अंदर हम एक वायर लगाते हैं, वो वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो रखा जाता है, ताकि अगर ज़्यादा करंट फ्लो करे तो ज़्यादा करंट फ्लो करने मतलब लिमिट से ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगा तो ये जो फ्यूज वायर होगा ये मेल्ट हो जाएगा और आपका जो पूरा लाइट सिस्टम है वो खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस होती है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड एमीटर विल बी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन चूज करना है। अब ये देखो कि एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनिटी, और अगर आइडियल एमीटर है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम दोनों को सोल्व करेंगे, करंट निकालेंगे और वोल्टेज। तो पहले केस में आप ये देखो कि सिर्फ जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम और वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट की। तो पहले केस में अगर करंट की वैल्यू निकालें I1 तो वो बराबर होगा, देखो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा वोल्टेज अपॉन में I इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर वोल्टेज कितनी है 10 और करंट रेजिस्टेंस कितना है 10, तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जो करंट आएगा वो कितना आएगा 1 एम्पियर,
ठीक है। अब सेकंड केस में आ जाओ। मैंने आपको कहा कि वोल्टमीटर अगर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए करंट यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, अब वो नीचे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस नीचे आएगा ही नहीं, सॉरी करंट नीचे आएगा ही नहीं। तो जो भी करंट बैटरी से निकला वो कहाँ जाएगा, सीधा। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो वोल्टामीटर है इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, तो ये इसको आगे जाने नहीं देगा। तो इसका मतलब इसका कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पर, इसको भूल जाओ, तो करंट सीधा चले जाएगा। अभी सेकंड केस में भी जो करंट होगा वो कितना होगा, V अपॉन में R, वोल्टेज कितनी है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 10। हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा नहीं। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। तो आप ये देखो दोनों ही केस में जो करंट है वो कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन ये ठीक होगा या फिर ऑप्शन ये सही होगा। अब वोल्ट पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल कितना होगा, तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई इंटू में रेजिस्टेंस। तो अगर मैं V1 देखूं तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1R। अब I1 कितना है, 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है इसमें 10 है, तो ये आ गया 10 वोल्ट V1। ठीक है। सेकंड केस में देखो V2 इक्वल टू कितना होगा, I2 इंटू में यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है, तो V2 इक्वल टू यहाँ पर करंट कितना है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो जब ये नीचे आ ही नहीं रहा तो इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, तो ऊपर सिर्फ 10 ओम बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। तो वोल्टेज भी सेम है और करंट भी सेम है, यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है। हम नीचे वाले को कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर हमने वोल्टमीटर लगाया हुआ है। वोल्टमीटर लगाया तो ये अपने को मतलब करंट यहाँ से नीचे आएगा भी नहीं, और इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे सॉल्यूशन के दौरान। Question number 25. A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center. ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट समझो। मान लीजिए कोई स्फेयर है होलो और इसके ऊपर आपने कोई चार्ज दे दिया सरफेस पे जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान के चलते हैं इस पे जो चार्ज है वो है Q। अब क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज रहता ही नहीं है और अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आती है 0। ठीक है। लेकिन बाहर गॉस लॉ अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। और सरफेस पे यही वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन नीट 2022 में भी आया था, लेकिन वहाँ पर इसी कंसेप्ट पर ग्राफ पूछ लिया था। तो अगर मैं ग्राफ भी प्लॉट करूँ तो देखो जब r की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू r से छोटी है, यानी कि यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, मतलब ग्राफ बिल्कुल 0 पर रहेगा। अब जैसे ही आप सरफेस पर पहुँचें तो उसके बाद सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और उसके बाद वो डिक्रीज करेगी इन्वर्सली 1/r स्क्वायर पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो वो ग्राफ देखो इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर। इंक्रीज हो रही है, नहीं, मैंने क्या बोला, जब तक आप रेडियस ऑफ स्फेयर से कम दूरी पर हो, यानी कि स्मॉल आर मान लीजिए आपका यहाँ कहीं पर भी है लेकिन आर से कैपिटल आर से छोटा है, तो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आ जाओ सेकेंड और थर्ड पर। सेकेंड कह रहा है 0 होगी जब आर लेस देन आर है, और ये भी कह रहा है कि आर लेस देन आर है, लेकिन उसके बाद कहा कि डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, और यहाँ पर कह रहे हैं इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज। तो मैंने क्या बताया आपको, जब आप बाहर जा रहे हो मतलब आपकी वैल्यू आर की स्मॉल आर की इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आर इंक्रीज होगा, स्मॉल आर इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज वाला ऑप्शन हमें चूज करना होगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एन पॉइंट ए ऑन द सरफेस एंगल ऑफ डिप इज गिवन +25 एंड एट पॉइंट बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंगल ऑफ डिप इज गिवन -25। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो आपको बताना है। पहले मैं आपको एंगल ऑफ डिप बता देता हूँ। एक्चुअली एंगल ऑफ डिप होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए
कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इन्हीं के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप बोला जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं +25 एक पॉइंट पर है और बी पॉइंट पर -25 है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉइंट ए होगा वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगा और जो बी पॉइंट होगा वो साउथर्न हेमिस्फीयर में कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए इज लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड बी इज लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। देखिए NEWS। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप ऐसे जा रहे हैं तो जो डिप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव कहाँ पर है, ए पॉइंट पर, तो वो कौन से उसमें लाई कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अगर मैं इसको नीचे की तरफ प्लॉट करूँ, मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहाँ पर होगा BH और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट साउथर्न में और ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड B। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप इस तरफ होगा, जो कि आप देखो ये आप जा रहे हो यहाँ पर क्लॉकवाइज, यानी कि एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं CBSE में भी, नीट में भी, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के। तो इस क्वेश्चन में टोटल जो एनर्जी है, अच्छा यहाँ पर एक माइनस साइन भी आएगा, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, -3.4। तो ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो पहले बोला काइनेटिक फिर बोला पोटेंशियल, तो ऑप्शन भी हमें इसी तरह से दिए होंगे कि पहला वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर, मतलब इस तरह से जो भी लिखा है ये सब काइनेटिक और ये सब पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 3.4। इसका मतलब पहले के दोनों ऑप्शन कैंसिल कर दो, बचा ये और ये। दूसरा मैंने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ट्वाइस होगी किसके, टोटल एनर्जी के। तो देखो इक्वल तो हो ही नहीं सकती ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो ट्वाइस और वो बराबर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स -3.4, जो कि आएगा -6.8। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन TIR व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल द पेयर ऑफ मीडियन कॉन्टैक्ट व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले इसको कंसेप्ट को समझते हैं, ऑप्शन बाद में बताएंगे। TIR क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो अगर मान लीजिए इस वाले सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है और इसका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो उसमें होता है TIR। मतलब वो जो लाइट रे है वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये है कंडीशन ऑफ TIR। पहली कंडीशन कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो इंसिडेंस एंगल है वो उस मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है, जो कि क्रिटिकल एंगल इस तरह से रिलेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर 1/μ। ठीक है, तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तो लाइट रे वापस इसी मीडियम में आ जाती है। अगर मान लो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो जो लाइट रे है ये ग्रेजिंग करती है। अब ग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ कि लाइट रे निकलेगी लेकिन ना तो सेम मीडियम में वापस आएगी ना बाहर जाएगी, तो ये इस सरफेस पर इस तरह से जाएगी। कब, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। और अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो फिर ये लाइट रे वापस मतलब इस वाले सरफेस पर आ जाएगी, मतलब बाहर आ जाएगी, दूसरे मीडियम में आ जाएगी, तो रिफ्रैक्शन होगा। फिलहाल इस केस में बोला गया है कि जो when the angle of incidence is equal to critical angle, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने आपको बताया था जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो ग्रेजिंग होती है। ग्रेजिंग का मतलब ये जो लाइट रे है ये इस सरफेस से इस तरह से जाएगी। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच का एंगल। तो ये दोनों एंगल आपको, इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर भी कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन 4 सही होगा।
ध्यान रखना, ग्रेजिंग तब होती है जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, और वही कंडीशन यहाँ पर दी हुई थी। और जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है ग्रेजिंग होती है, और जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा सेकंड मीडियम में, अदर मीडियम में। तो टी आर की दो कंडीशन क्या है, लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए, और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। और रिलेशन क्या है क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ या फिर म्यू इक्वल टू 1/sin आई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ इज। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है और नीट में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, और आप इसको डायरेक्टली रिजल्ट भी ध्यान रखना, लेकिन कंसेप्ट समझते हैं। तो देखो, मान लीजिए आप सरफेस ऑफ अर्थ पर है, यानी कि आप सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेंगे क्योंकि अट्रैक्टिव है, जी एम इंटू में m अपॉन में r। लेकिन जब आप किसी h हाइट ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस के जी एम अपॉन में स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर क्या हुआ, तो सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर के आप कितना ऊपर गए हैं, वहां से लेकर के वहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर होता है। तो जब आप सरफेस, अब इसमें क्या बोला, द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इज, यानी कि आप इतनी हाइट ऊपर जा रहे हैं कि आपकी जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गई है। तो इस केस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आपका वर्क डन होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही क्या होगा, वर्क डन, क्योंकि जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो सेपरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव साइन भी है तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जब आप ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब देखो, ये हो गया आपका इनिशियल, ठीक है, यू फाइनल कितना होगा, तो माइनस जी एम एम। देखो स्मॉल आर यहाँ पर क्या होगा, जो रेडियस ऑफ अर्थ है और जितनी हाइट आप ऊपर गए, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू आर प्लस आर के बराबर होगी, क्योंकि आप जो हाइट कवर करी वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2r, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यू फाइनल में ट्वाइस ऑफ आर। अब दोनों को हम लेंगे डिफरेंस, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल उसको इनिशियल से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, यू फाइनल कितना है, माइनस जी एम एम अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर, फिर माइनस माइनस जी एम एम अपॉन में इनिशियल कितनी है आर। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन में 2r और माइनस माइनस प्लस जी एम एम अपॉन में आर। तो ये -1/2 और ये +1, तो 1 में से -1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर। लेकिन अपने जो ऑप्शन है उसमें स्मॉल जी दिया हुआ है, तो आपको पता होगा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी क्लास 9th में सिखाया जाता है, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। तो अगर मैं कैपिटल जी एम की वैल्यू देखो तो कितनी आ जाएगी, जी आर का स्क्वायर, तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आर, जी एम की वैल्यू होगी जी आर स्क्वायर इंटू में एम, तो आर से आर कैंसिल, तो ये कितना आ गया ऊपर एम जी आर और नीचे कितना 2, तो यानी कि वर्क डन आ जाएगा एम जी आर अपॉन में 2, एम जी आर अपॉन में 2, यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept in angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance of x1 along the plane. But when the inclination angle is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel a distance of x2. तो x1 रेसो x2 कितना होगा, तो देखो केस ये है कि मान लीजिए पहले में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री और एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है x1, ठीक है। सेकंड केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हो गया 30 डिग्री और अब जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो x2 है, तो आपको बताना है x1 रेसो x2 कितना होगा। तो देखो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है x1 इक्वल टू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जी साइन थीटा, मतलब x की वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपॉन में 2 जी साइन थीटा। अब देखो
जब आप x1 के लिए देखोगे तो यहाँ पर साइन थीटा 1 आ जाएगा, और x2 के लिए देखोगे तो यू स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा 2 आ जाएगा। अब u और g दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 2 नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ जो स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी x वो इन्वर्सली साइन ऑफ थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो x1 अपॉन x2 बराबर होगा साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। तो साइन थीटा 2 कितना है 30 डिग्री, साइन थीटा 1 कितना है 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 2, और रूट 3 अपॉन 2 वैल्यू होती है 60 की। तो ये आएगा और यहाँ पर यानी कि ये आ जाएगा, देखिए 2 जाएगा ऊपर डिवाइड बाय 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल तो 1 अपॉन रूट 3, यानी कि जो रेशो चाहिए हमें वो कितना आ जाएगा 1 रेशो रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। तो मैं पहले आपको अल्फा पार्टिकल होता क्या है ये बता देता हूँ। देखो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम को हम किस तरह से डिनोट करते हैं 2He4 से। ठीक है, अब ये चीज़ बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में, और तो ये मतलब जैसे आप ZX से लिखते हैं तो Z क्या बताता है प्रोटॉन के बारे में, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कैसे पता चलता है वो पता चलता है A में से Z को माइनस करके, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितना होगा 4 - 2, ये 4A और Z मतलब 2 यानी कि 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का नंबर जो है हीलियम में सॉरी अल्फा पार्टिकल में वो कितना होगा 2, और न्यूट्रॉन भी कितना होगा 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्यों, मैंने बोला अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस है, तो इसके लिए मतलब इसलिए यहाँ पर हम ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, ये भी नहीं लेंगे। क्या सिर्फ 2 प्रोटॉन है, नहीं 2 न्यूट्रॉन भी तो हैं, तो हम ऑप्शन फर्स्ट चूज करेंगे 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली। क्वेश्चन नंबर 32, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। इफ he is standing on south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by। तो मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ इस तरह से है, और रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, और जो स्विमर है मान लीजिए वो साउथ एंड पर खड़ा हुआ है यहाँ पर, और उसको अब रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रही है और इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हुए, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हुए रिवर को क्रॉस करना है, मतलब यहाँ पर कहीं पहुँचना है उसको। अब क्योंकि रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, तो अगर ये स्विमर बिल्कुल सीधा चले गया तो ये एग्जैक्टली सेम मतलब सेम पॉइंट पर नहीं पहुँच पाएगा, अपोजिट पॉइंट पर सेम पॉइंट पर नहीं पहुँच पाएगा। तो ये क्या करेगा थोड़ा सा एंगल बनाते हुए यानी कि इस तरफ निकलेगा ऐसे, ताकि रिवर के पानी की वजह से ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाए। तो हमें ये बताना है कि नॉर्थ से कितना एंगल बनाए कि ये मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हुए अपनी लोकेशन पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी ये किसकी वेलोसिटी होगी स्विमर की। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और जो कितनी दे रखी है हमें 20, और ये एंगल थीटा है एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर फ्लो कर रही है कुछ इस तरह। तो मान लेते हैं ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब ये इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि जो है v ऑफ SR। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब v ऑफ RG कितना है 10, और SR मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 1 से 1/2 मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/2, या फिर साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऐसे में 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री बन रहा है ये इस तरफ ऐसे बन रहा है ना, तो किसके साथ है ये वेस्ट के साथ, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री वेस्ट।
नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 33। A particle moving with velocity v is acted by three forces shown by vector triangle PQR. The velocity of particle will be। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रही है सच दैट कि जो फोर्स है वो इस तरह से सेम ऑर्डर में है, ठीक है। ये डिफरेंट भी हो सकती है लेकिन एक क्लोज लूप बना लिए। मान लेते हैं ये जो तीनों फोर्स लग रही हैं ये इस तरह से लग रही हैं कि एक क्लोज लूप को फॉर्म कर रही है इन द सेम ऑर्डर। तो ऐसे में जो नेट फोर्स आती है वो आती है जीरो। कब? मैं लिख देता हूँ इसकी स्टेटमेंट, व्हेन फोर्सेस आर फॉर्मिंग क्लोज लूप इन सेम ऑर्डर, या आप ऐसे भी लिख सकते थे व्हेन फोर्सेस फॉर्म्स क्लोज लूप इन सेम ऑर्डर देन जो फोर्स होगी नेट फोर्स वो कितनी होगी? जीरो। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर आप ये देखो कि एक फोर्स इस तरफ गई, फिर ये इस तरफ और ये इस तरफ, मतलब एक क्लोज लूप तो बन रही है और इस सेम ऑर्डर में भी है, ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ। सेम ऑर्डर का मतलब ये इधर जा रही है तो इसके बाद ये इधर जाए और ये इसके बाद इधर जाए, मतलब सेम ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम ऑर्डर भी है और एक क्लोज लूप भी बन रही है, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितनी होगी यहाँ पर? जीरो। अब नेट फोर्स जीरो होने का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, मास तो जीरो नहीं होगा तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया। जब एक्सीलरेशन जीरो है तो एक्सीलरेशन क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन जीरो तभी आएगा जब वेलोसिटी कैसी हो? कांस्टेंट। एक्सीलरेशन तभी जीरो हो सकता है जब वेलोसिटी सेम हो। तो आंसर क्या हो जाए यहाँ पर? ऑप्शन 3 यानी कि रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पार्टिकल एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ कंसेंट्रिक रेडियस ऑफ आर एंड आर बी विद स्पीड v and vb respectively. The time period of rotation is same. The ratio of the angular speed of A with respect to angular speed of B आपको बतानी है। तो मान लो इस तरह से हमारे पास दो सर्कल है, एक का रेडियस है R है, कंसेंट्रिक है, और एक का रेडियस है RB। अब दोनों में जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड सेम है। अब ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है 2 पाई अपॉन में टी। तो यहाँ पर ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी, मतलब टाइम पीरियड इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रहा है? ओमेगा पर, या ओमेगा इन्वर्सली किस पर डिपेंड करती है? टाइम पीरियड पे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टी बी ऊपर आ जाएगा और टी ए नीचे, मतलब रेशियो, क्योंकि इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं। अब टाइम पीरियड दोनों का सेम है तो ये भी 1, मतलब जो रेशियो आएगा टी ए अपॉन टी बी, टी ए अपॉन टी बी वो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब ये होगा कि जो उनकी एंगुलर वेलोसिटी है वो भी 1/1, मतलब उनका जो रेशियो होगा वो भी कितना आएगा? 1:1। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ सही। क्वेश्चन नंबर 35। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज in contact against the inner wall of a cylinder drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall is 0.1. The minimum angular velocity, यानी कि आपको ओमेगा बताना मिनिमम कितना होगा, the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको पहले। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास कोई सिलेंडर है और एक ब्लॉक है जो कि इसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है ये अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इस तरह से घूम रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट कहाँ होगा? नीचे की तरफ। और हमें ये फाइंड करना है कि हम मिनिमम एंगुलर स्पीड कितनी दें कि ब्लॉक वहीं पर रहे, स्टेशनरी रहे, गिरे ना। तो देखो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा कब? जब ऊपर की तरफ इसमें एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, यानी कि Fl। अभी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है और वेट इसका कहाँ होगा? नीचे की तरफ, mg कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो मैं लिख देता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एटलीस्ट बराबर या ज़्यादा होना चाहिए mg से,
ठीक है, मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है ऊपर की तरफ, ये इसके वेट से कम, मतलब कम ना हो, बस इक्वल या ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। दूसरा, जब ये घूम रहा होगा ब्लॉक, तो इस ब्लॉक में घूमने की वजह से एक एंगुलर, मैं कह सकता हूँ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, और उसका फॉर्मूला कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, या फिर एम ओमेगा का स्क्वायर इंटू में आर। तो एक फोर्स इस तरफ लग रही होगी जिसको हम बोलेंगे एम ओमेगा का स्क्वायर इंटू में आर। अब ये जो फोर्स होगी सेंट्रीफ्यूगल, इट विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। क्यों, ये ब्लॉक बाहर भी नहीं जा सकता, और बाहर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉक है ना, और ब्लॉक अटैच है वॉल से, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग रही है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करनी चाहिए। यानी कि सेकंड केस में हम ये लिख सकते हैं, देखो, जो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स में रिलेशन होता है वो होता है म्यू इंटू में एन, एफ इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, आर भी कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर म्यू एन विल बी ग्रेटर देन एम जी। और नॉर्मल रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया किसके बराबर होने चाहिए, एम इंटू में ओमेगा का स्क्वायर इंटू में आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। अब m से m कैंसिल कर दो, हमें हमारा टारगेट क्या है, ओमेगा निकालना, तो ओमेगा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू g अपॉन में म्यू इंटू में r। तो ओमेगा मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू रूट, आप दोनों तरफ ले लीजिए, तो g अपॉन में म्यू r। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना, मिनिमम एंगुलर स्पीड कितनी होनी चाहिए, g अपॉन में म्यू r। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट, g की वैल्यू कितनी है 10, म्यू कितना है 0.1, और रेडियस कितना है 1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो आंसर आएगा 10 रेडियन पर सेकंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, टू पैरेलल इन्फिनिट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्ज। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए कोई इनफ्लाइट लाइन चार्ज है, उसका आर सेपरेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है फॉर्मूला लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन आर, आर किसका सेपरेशन है, वो पी पॉइंट जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और वायर का, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वायर के लिए वो इन्वर्सली आर पर डिपेंड करती है, और लैम्डा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब हमारे पास इस तरह के दो वायर हैं, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 2r। ठीक है, इसकी लैम्डा चार्ज डेंसिटी और इसकी माइनस की लैम्डा। तो हमें ये बताना है कि मिड वे में, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली मिड पे उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो दोनों की मिला करके वो कितनी होगी। अब एग्जैक्टली मिड वे का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट P अगर कंसिडर करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी r, मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। P पॉइंट जो है वो दोनों वायर के इक्वल डिस्टेंस पे है, मान लो ये फर्स्ट वाला वायर और ये सेकंड वाला वायर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, इस पर जो चार्ज डेंसिटी वो कैसी है, पॉजिटिव, और इस पर चार्ज डेंसिटी कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी आउटवर्ड होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट वाले वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर देखूं तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो किस तरफ आएगी। अब क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला वायर है ये है पॉजिटिव, और पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। मैं इसको डिनोट कर देता हूँ लेट से E1 से, और E1 को मैं कैसे लिखूंगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन, और सेपरेशन कितना हो गया P पॉइंट का वायर से, हो जाएगा कैपिटल R, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आई कैप। फिर सेकंड वाले वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब वो कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव की वो इस तरफ होगी, यानी मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ E2, इस तरफ रहेगी वो। तो E2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका भी सेपरेशन कितना है P पॉइंट का वायर से, फर्स्ट मतलब सेकंड वाला वायर का
वो भी कैपिटल आर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी आई कैप। अब क्योंकि दोनों वेक्टर वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई नेट कितना आएगा, तो उसके लिए आप डायरेक्टली उनको ऐड कर दीजिए E1 प्लस E2। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस कर देते हैं, फिलहाल क्योंकि दोनों ही आई कैप डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड करेंगे, तो E1 प्लस E2 कितना आएगा। तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आई कैप में हम दोबारा लिखूंगा नहीं, सेम डायरेक्शन मतलब आई कैप ही डायरेक्शन आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, तो लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डायरेक्शन क्या रहेगी आई कैप, लेमडा सेकंड वाले की 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डायरेक्शन क्या रहेगी आई कैप। तो ये देखो दोनों सेम है ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और आई कैप, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाए लेमडा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप, और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो आई कैप मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बता रहा है, ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यूनिट रहेगी न्यूटन पर कूलम। तो हमारा आंसर देखो इसमें 2 आ रहा है, ये नहीं है, इसमें 2 आ रहा है, ये भी नहीं है, 0 है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 37, 2 point charge A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge A is transferred to B, then force between the charges will be. तो देखो मान लेते हैं, पहले केस बनाते हैं, हमारे पास A पॉइंट पर जो चार्ज है वो प्लस Q है और दूसरे B पॉइंट पर जो चार्ज है वो है माइनस Q, और इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में माइनस Q अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है, तो मैं सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात लूँ तो मैग्नीट्यूड देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख रहा हूँ K, तो K Q का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा F के। लेकिन सेकंड केस में चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद मैंने सेपरेशन मान लिया कि इनके बीच का सेपरेशन है आर, अब चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद नई फोर्स कितनी होगी ये बताना है। लेकिन अब जो चार्ज ए पॉइंट पर रखा हुआ है यानी कि प्लस क्यू, इसमें से कुछ चार्ज क्यू वाले को दे दिया गया है, तो जो क्यू ए चार्ज होगा वो कितना होगा, देखो पहले वो कितना था क्यू, अब 25% इसका लॉस हो गया है, मतलब दे दिया है ना दूसरे वाले को, तो इसमें से 25% हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि Q और 25% का मतलब हो गया 25/100, यानी कि जो चार्ज ऑन ए है दैट विल बी इक्वल टू Q माइनस Q/4, तो ये कितना बचेगा 3Q अपॉन में 4, ठीक है। अब QB, तो QB में कुछ चार्ज ऐड हुआ है, पहले उस पर चार्ज कितना था, पहले था माइनस Q, अब उसमें ऐड कितना हो गया, जो चार्ज देखो 25% ट्रांसफर किया गया है, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो 25% ऑफ Q, इतना एक्स्ट्रा चार्ज उस पर आ गया है, 25% आ गया है, तो ये कितना होगा माइनस Q प्लस में Q/4, तो इसका मतलब ये कितना बचेगा माइनस के 3Q अपॉन में 4। ओके, सेपरेशन हमने चेंज नहीं करा है, तो अब ए पॉइंट पर कितना चार्ज आ गया 3Q अपॉन में 4, और बी पॉइंट पर कितना चार्ज आ गया माइनस के 3Q अपॉन में 4, पहले Q और Q था, अब 3Q/4 3Q/4 हो गया, तो फोर्स बराबर के Q1 कितना 3Q अपॉन में 4, मतलब फोर्स का फॉर्मूला ये होता है ना के Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर, तो Q1 कितना हो गया 3Q/4, और दूसरा चार्ज कितना है मैग्नीट्यूड में सिर्फ लूँ तो माइनस है, वैसे मैग्नीट्यूड ले लूँ 3Q/4 इंटू में सेपरेशन चेंज नहीं करा है, तो के 3 से 9 Q का स्क्वायर अपॉन में 4 से 16 और R का स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 9 अपॉन में 16 के Q का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ये नई फोर्स है जो बाद में हुई है, तो मैंने इसको F' लिख दिया, तो F' विल बी इक्वल टू 9 अपॉन में 16 और KQ² अपॉन R, इतनी वैल्यू हमें पता है वो किसके बराबर है F के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई फोर्स होगी चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद वो 9/16 टाइम्स होगी जितनी इनिशियल फोर्स थी, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2 9F अपॉन में 16। क्वेश्चन नंबर 38,
A small hole of area of cross section 2 millimeter square is present near the bottom of a fully open tank height 2 मीटर। तो यहाँ पर जो हाइट है इस टैंक की वो है 2 मीटर, और इसमें यहाँ पर बॉटम में एरिया जो है वो गिवन है 2 मिलीमीटर का स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जी की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, हमें बताना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल कितना होगा। तो देखो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पर, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी रेट ऑफ फ्लो होता है। तो एरिया तो हमें पता है 2 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, और जो पानी बाहर निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला होगा √2GH। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में √2GH, दैट विल बी योर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। एरिया कितना है वो है 2 मिलीमीटर का स्क्वायर, लेकिन मिलीमीटर को मीटर में ऐसा यूनिट में करोगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि एरिया है मिलीमीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू में √2। जी की वैल्यू अपने पास है 10 और हाइट की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2 इंटू में 10⁻⁻6, और अंदर बचेगा 2 2 जब 4, मतलब कह सकते हैं √10 इंटू में 2 का स्क्वायर मतलब 2 ही बचेगा, तो यह आ जाएगा 4 इंटू में √10 इंटू में 10⁻⁻6। अब 4 इंटू में √10 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखो 3.16 होती है इंटू 10⁻⁻6, और 4 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 3.16 में से। वैसे मैं बता दूं आपको 4 पाई की वैल्यू याद रखो 12.56 होती है, पाई की वैल्यू 3.14, तो लगभग जब आप 4 की 3.16 में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा 12.6 इंटू 10⁻⁻6। रेट ऑफ फ्लो है मतलब मीटर की क्यूब पर सेकेंड, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 39। तो फिगर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस बल्ब को रेजिस्टेंस के साथ हम बस इसलिए कनेक्ट करते हैं वो ख़राब ना हो जाए, मतलब इस बल्ब को यहाँ से हम हाई पोटेंशियल दे रहे हैं 6 वोल्ट का, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू उसको ग्राउंड कर दिया गया है। तो अगर मैं इतना पार्ट भूल भी जाऊँ है या नहीं है, लेकिन इतने पार्ट से ये पूरा बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है और दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब बल्ब जल रहा होगा भले इसका कुछ भी हो। बट आगे करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम इन स्विचेस को ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं, ये A B और ये Y। ठीक है, अब मान लो A और B की वैल्यू 0 है। 0 होने का मतलब कि ये दोनों खुला हुआ है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कनेक्शन तो कंप्लीट है ना। मैंने आपको बताया ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया, ग्राउंड मिल गया इसको, तो इसका मतलब बल्ब जो होगा वो जलेगा। ठीक है, अब इसको 0 और इसको 1, इसका मतलब ये कि ये अभी खुला हुआ है लेकिन ये बंद हो गया है। जब ये बंद है और ये खुला हुआ है तो इसका मतलब कनेक्शन तो पूरे नहीं हुए ना, यहाँ पर आकर के रुक गया। तो इसका मतलब ये है कि बल्ब में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्ब अभी भी एज इट इज चलता रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1। अगला नेक्स्ट, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट केस में क्या होगा देखो, अब हम करेंगे यहाँ पर 1 और इसको 0। जब आप इसको 1 कर दिए इसका मतलब ये तो हो गया पूरा सर्किट, लेकिन यहाँ से तो ये अभी भी ओपन है ना। 0 मतलब ये ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है, तो सर्किट तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अभी भी ये कैसा है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन लेगा मतलब बल्ब जलेगा। लेकिन जब आप दोनों को हाई कर रहे हो, मतलब इसको 1 कर दिया और इसको भी 1 कर दिया, तब क्या होगा। तो देखो ये हाई हुआ और ये भी हाई है, मतलब दोनों हमने स्विच को ऑफ कर दिया। अब क्या होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पर है 0 है ना, वो पोटेंशियल देखो बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आएगा 0। और इस वायर के लोअर एंड पे भी पोटेंशियल कितना है 0। तो जब इस वायर के दोनों एंड पर पोटेंशियल 0 हो गया तो इसका मतलब बल्ब को हाई पोटेंशियल तो मिला ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बुझा रहेगा, मतलब 0 रहेगा। दोबारा बताता हूँ इस पॉइंट को, यही मेन है। देखो जब हमने दोनों स्विचेस को ऑफ कर दिया है तो सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो गया, तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ से थ्रू इस पॉइंट पर भी जाएगा, यानी कि 0। तो इस बल्ब का अपर पोटेंशियल, मतलब इस बल्ब का अपर
जो वायर है वो भी जीरो पोटेंशियल पर आ गया, और जो लोअर वायर है वो भी जीरो पोटेंशियल पर आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, तो बल्ब जलेगा कैसे? यानी कि बल्ब होगा ऑफ, तो मतलब जीरो। अब ये किस चीज़ की टेबल है? तो देखो यहाँ पर बल्ब सिर्फ तभी ऑफ है जब दोनों हाई है, बाकी सब में क्या है? बाकी सब में आउटपुट हाई है। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हो y इक्वल टू ए डॉट बी का बार, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है नैंड गेट को। नैंड गेट में ये होता है, देखो अगर आप किसी एक को भी जीरो ले लो तो जीरो, अगर मान लो जीरो जीरो ले रहे हो तो जीरो जीरो कितना हो जाएगा? वन। फिर जीरो वन, तो जीरो वन मतलब जीरो, और जीरो का उल्टा वन। फिर वन और जीरो, तो वन और जीरो, तो वन डॉट जीरो कितना आएगा? जीरो, और जीरो का उल्टा वन। लेकिन जब दोनों वन और वन होंगे तो वन डॉट वन मतलब वन, और वन के ऊपर बार भी तो लगा है, तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो टेबल है ये नैंड गेट की टेबल है, तो ये गेट नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज? तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ना तो हीट बाहर निकले ना बाहर से अंदर आए, अंदर से ना कोई बाहर जा सके? तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये होता है एडियाबेटिक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 100 tons coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to magnetic field 5 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। मतलब एक सर्कुलर कोयल है। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है और सर्कुलर कोयल इस तरह से रखी है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि सर्कुलर कोयल इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब व्हेन द प्लेन ऑफ द कोयल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, तो इनिशियली अगर आप यहाँ पर देखो जो थीटा होगा, थीटा वन, वो कितना होगा? 0 डिग्री। वो कैसे हुआ? तो देखो हम जो एंगल देखते हैं वो देखते हैं जो नॉर्मल वेक्टर है, मतलब कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल हम देखते हैं। तो इनिशियली वो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। लेकिन जब इस लूप को हम 90 डिग्री रोटेट करवाएंगे, अब 90 डिग्री का मतलब ये कि जैसे पहले लूप ये है तो इसका 90 डिग्री अगर आपको घुमाना तो ये ऐसे हो जाएगी। तो सेकंड केस में जो लूप है वो कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है। तो अब नॉर्मल वेक्टर इसका ऊपर की तरफ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है, तो जो थीटा टू होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ईएमएफ इंड्यूस। तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि डी फाई अपॉन में डी टी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है, माइनस ये फ्लक्स है। अब फ्लक्स कैसे चेंज होगा यहाँ पर? तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू में फ्लक्स होता है बी इंटू में एरिया, बी डॉट ए, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम चेंज इन फ्लक्स निकाल लेते हैं, यानी कि डेल्टा फाई, ठीक है, वो क्या होगा? फाई टू माइनस फाई वन। तो फाई टू का मतलब बाद में फ्लक्स माइनस पहले वाला फ्लक्स, बाद वाला जो फ्लक्स होगा उसके लिए बाद वाला एंगल लेंगे। और मैंने आपको बताया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी इंटू में एरिया इंटू में कोस थीटा। तो बाद वाले फ्लक्स का मतलब बी इंटू में एरिया और कोस 90 डिग्री माइनस बी इंटू में एरिया इंटू में कोस 0 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पूरा टर्म जो फाइनल फ्लक्स है वो कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब जो चेंज इन फ्लक्स है वो बराबर आएगा माइनस बी इंटू में एरिया, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो सिर्फ माइनस बी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम उसमें जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा एन बी ए, ठीक है। अभी हमें इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो एन बी ए मतलब जो चेंज इन फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया? माइनस के नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में बी इंटू में एरिया, तो ये आया चेंज इन फ्लक्स। आगे एक माइनस साइन ऑलरेडी रहता है लेंज लॉ की वजह से, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया इसको? 0.1, टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारे पास? 800। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 5 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड
नंबर ऑफ टर्न्स 800 इनटू में एरिया कितना है 0.05, 0.05, इसको डिवाइड करना है आपको सिर्फ 0.1 से। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो ईएमएफ आएगा वो आएगा 0.02 वोल्ट, यानी कि आंसर 4 सही होगा। तो मैंने आपको बताया कि पहले हमने चेंज इन फ्लक्स फाइंड किया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू में एरिया। ये बहुत ध्यान से काम करना है कि ये जो θ1 होगा वो 0 क्यों होगा और θ2 90 क्या होगा। तो हम जो थीटा लेते हैं वो होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रोटेशन आर इंडिकेटेड। तो ये इसमें पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रहा है जिसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड और जो रेडियस है वो 3 मीटर है और इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर था t इक्वल टू 0 पर। तो हमें ये बताना है y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल p इज। तो y की जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी ये बताना है। तो इन सब में से कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड कितना दे रखा है, तो टाइम पीरियड है 4 सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा देखो तो ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड, यानी कि 2 पाई अपॉन में 4 सेकेंड। तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई पाई अपॉन 2। देखो जब भी आप सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखी जाती है ए कोस ओमेगा टी या फिर वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जो ए होता है ये होता है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अब इस फिगर के अनुसार जो पीक वैल्यू होगी वाई की वो कितनी होगी, वो होगी इसके एम्पलीट्यूड के बराबर यानी कि 3 मीटर के बराबर। तो एक बात तो श्योर है कि ए की वैल्यू 3 होनी चाहिए। दूसरा ओमेगा मैंने आपको बताया कितना पाई अपॉन 2, तो वाई इक्वल टू ए की वैल्यू 3 कोस ओमेगा की वैल्यू पाई अपॉन में 2 इंटू में टी। तो या तो ये ऑप्शन होना चाहिए या फिर y इक्वल टू 3 साइन पाई बाई 2 इंटू में टी। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिलेगा वो हमारा आंसर सही होगा। देखते हैं अभी ऑप्शन। तो पहला है माइनस के 3 कोस 2 पाई टी। तो देखो 2 पाई नहीं होगा, ये होगा पाई अपॉन में 2 इंटू में टी। यहाँ पर देखो पाई टी अपॉन 2 मिल गया, लेकिन आगे 4 थोड़ी नहीं होना चाहिए, आगे तो 3 होना चाहिए। पीक वैल्यू कितनी है इसकी 3 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आ जाओ इस पर 3 कोस 3 पाई टी अपॉन 2। तो यहाँ पर तो कहीं पर भी 3 पाई नहीं है ना, फेज डिफरेंस कितना मतलब ओमेगा कितना है पाई अपॉन 2। तो ये भी ऑप्शन नहीं बचा कुछ, वो अपना आंसर हो गई होगा वाई इक्वल टू 3 कोस पाई टी अपॉन में 2। तो या तो सही ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन में ये होगा, तभी उन्हीं को सही माना जाएगा। ठीक है, तो ना तो एंगल 3/2 पाई होगा ना 2 पाई होगा, और अगर एंगल पाई बाय 2 भी है तो उसके आगे 3 होना चाहिए था। तो इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 वाई इक्वल टू 3 कोस पाई टी अपॉन में 2, या फिर ये भी हो सकता था 3 साइन पाई अपॉन में 2 इंटू टी। क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इसके साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 20 माइक्रो फैराड is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of 3 volt per second। यानी कि हमारे पास dv अपॉन dt गिवन है वो है 3 volt per second। The conduction current through the connecting wire and the displacement current through the plate of the capacitor would be respectively। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कैपेसिटर के अंदर जो कंडक्शन करंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया वो आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट और जो कंडक्टिंग करंट होगा वो दोनों में सेम रहेगा। तो इसलिए हमने डायरेक्टली बिना किसी कैलकुलेशन के सही ऑप्शन चूज कर लिया। लेकिन इसको करके भी देख लेते हैं क्या यह होगा। तो देखो IC, अब करंट क्या होता है, करंट होता है dq अपॉन dt। ठीक है, तो हमारे पास q इक्वल टू कितना होता है CV। तो अगर मैं dq अपॉन dt करूँ दोनों तरफ, मतलब टाइम से डिफ्रेंसिएशन करूँ, c तो कांस्टेंट तो वो dv अपॉन dt आ जाएगा। तो dq अपॉन dt मतलब क्या, कंडक्शन करंट। तो IC इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैराड। तो 20 माइक्रोफैराड, चलो तो इसको माइक्रो में ही रहने देते हैं अभी। और dv अपॉन dt कितना है 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो कितना हो गया 60 और माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारा आंसर सही आ जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर, वो भी 60 माइक्रो एम्पियर होगा। वैसे तो बिना कैलकुलेशन के भी हमारा आंसर यहाँ पर आ ही गया था।
नेक्स्ट 44th क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कि एरर पर बेस्ड है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो भी एक्स है वो आप ये देखो ए पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब पावर कैसे डिपेंड कर रही है। तो जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होगा, ठीक है, मान लो मैं पहले बताता हूँ, मान लो एक्स जो है वो किसी कांस्टेंट की पावर एन पर डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होता है बराबर एन इंटू में डेल्टा सी अपॉन सी के। तो ऐसे ही यहाँ पर हम इक्वल बनाएंगे, जैसे ए के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है तो जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसको लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा और डेल्टा बी अपॉन में बी। अब ये ध्यान रखना कि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इस ऑप्शन को तो भूल जाओ। अभी सी की पावर 1/3 है, तो भले ये नीचे हो तब भी इसको सिर्फ आपको 1/3 ही लिखना है, ना कि माइनस के 1/3, ठीक है, भले ही वो डिनोमिनेटर में हो। और उसके बाद डी की क्यूब है तो वो आ जाएगा 3 डेल्टा डी अपॉन में डी। अब सभी की रिलेटिव परसेंटेज एरर हमें गिवन है तो वो पुट करते हैं, तो 2 इंटू डेल्टा ए की जो एरर है, मतलब ए में जो एरर है वो है 1%, तो यहाँ पर 1 लिखो प्लस के 1/2 बी में, और देखो ये रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना। ए के लिए 1, बी के लिए 2 दिया हुआ है तो 2 आएगा प्लस के 1/3, सी के लिए 3 दिया हुआ है और डी के लिए 4 दिया हुआ है। बस इसको सोल्व कर लो। तो ये 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 2 से 2 हटाओ ये 1 प्लस 3 से 3 हटाओ 1 प्लस 3 इंटू 4 मतलब 12। तो ये कितना आ गया 2 2 4 12 4 16, तो अपना आंसर आ जाएगा 16%। Question number 45. A cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. The plot of the magnitude of the magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by। पहले मैं आपको concept समझा देता हूँ। मान लीजिए इस तरह का कोई थिक वायर है, ठीक है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड और आउटसाइड वो डिफरेंटली वेरी करेगी। तो अगर आप किसी इनसाइड पॉइंट पर देखोगे तो इनसाइड पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है इनसाइड के लिए वो रहता है म्यू नॉट इंटू में जो भी करंट फ्लो कर रहा है अपॉन में 2 पाई इंटू में आर का स्क्वायर इंटू में डिस्टेंस डी, या स्मॉल आर भी ले सकते थे आप, स्मॉल आर ले लेते हैं। तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, मतलब कि सेंटर से आप कितना दूर जा रहे हो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड करेगी, मतलब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, लेकिन कब तक, जब तक आप उस वायर के अंदर हो। अब जैसे ही आप बाहर आ जाओगे तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू में जो भी आपका सेपरेशन हो, मतलब आउटसाइड के लिए ये इन्वर्सली आर पर डिपेंड करता है। तो अगर आप सरफेस पर देखोगे, सरफेस पर, तो ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई और बस आर को कितना ले लेना है, कैपिटल आर। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हम सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होते होते वो इतना इंक्रीज हो गया कि सरफेस पर मैक्सिमम मिलेगा। कहाँ मिलेगा मैक्सिमम, सरफेस पर। और जैसे ही आप बाहर आओगे तो बाहर वो डिक्रीज करने लगेगा, कैसे, इन्वर्सली आर पर। तो इसमें जो करेक्ट ग्राफ होगा वो ये होगा कि पहले तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा क्योंकि डायरेक्टली आर पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये 0 बता रहा है, ये नहीं होगा, ये कांस्टेंट बता रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा लें, तो दोनों में स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी इसमें भी, तो ये दोनों यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाहर कांस्टेंट थोड़ी ना होना चाहिए, बाहर तो वो इन्वर्सली आर पर डिपेंड करना चाहिए। अच्छा, आर यहाँ पर डी ले रखा है तो आप उसको डी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर वो इन्वर्सली डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि पहले तो वो इंक्रीज करेगा मैक्सिमम वैल्यू और उसके बाद वो डिक्रीज करेगा आउटसाइड के लिए। तो ये आउटसाइड बता रहा है, ये इनसाइड पॉइंट बता रहा है और ये सरफेस बता रहा है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा सेम क्वेश्चन 2022 नीट में भी आया था, लेकिन वहाँ पर बस फॉर्मूला पूछ लिया था। और सेम क्वेश्चन CBSE सैम्पल पेपर 2022 में भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है MCQ में। तो आप हर एग्जाम्स की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाकी में जो भी पूछा गया है उसकी भी प्रिपेयर करें, उसको भी क्वेश्चन करें। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो एक लिंक मैं आपको
साझा करूँगा, उस पर आप क्लिक करके अपना कोई भी फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड बाय एंड कीप स्टडिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर any exam for which you are preparing.